नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो भाई स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक भारद्वाज में। तो भाई आज मैं करवाने वाला हूँ आपका जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था 1 तारीख को, उसके सभी प्रश्नों को। और आज भी मैं गया था एग्जाम सेंटर पे। जो थंबनेल दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, आपको दिखा भी देता हूँ। आपको 1 सेकंड रुकिए, दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मैं खुद बात करके आया हूँ, सबसे अच्छे से बात करके आया हूँ। ये भाई लिख के लेके आए थे क्वेश्चन, और अच्छे से भाई आपका एनालिसिस हो रहा है बहुत अच्छे से। एक खुद अपने द्वारा बात करके, किसी पे विश्वास नहीं है, मैं खुद सेंटर वगैरह इसलिए अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के तब आपके लिए मैं लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो भाई सबसे पहला प्रश्न है, जीएसटी में कौन सा कर सम्मिलित है। मतलब ये आया था कि जीएसटी में कौन सा कर शामिल है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर। अब आप जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए कि जीएसटी कब लागू हुआ था, कैसे आया था। आपको बता देता हूँ, जीएसटी जो हुआ है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। बस अब बातों को ध्यान से सुनना भाई, इतना मेरे को टाइम नहीं, सारी चीजें लिखूं मैं। अब थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लेना अपने द्वारा कि जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन है तो उसे संबंधित सारी जानकारी आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। और संविधान संशोधन कौन सा था भाई? 101वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा जोड़ा गया था ये। और बिल था 122वां। ठीक है। और जो हमारी संविधान जो जीएसटी का जो प्रणाली है, वो किस कौन से मॉडल पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम भाई। नेक्स्ट प्रश्न बोल रखा है इसने, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? किसका ऐसा ही मात्रक? त्वरण का ऐसा ही मात्रक। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसका। और ये कैसी राशि है? ये भाई सदिश राशि है। ये तो आपको मालूम होगा ही कि भाई ये सदिश राशि है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखा है, एमकेएस प्रणाली में दाब का मापन किससे किया जाता है? क्या एमकेएस प्रणाली में दाब का मापन किस में किया जाता है? मतलब कौन सी दशम? वो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड किया जाता है, ये आपको पता ही है। और एमकेएस प्रणाली में और एक होती है सीजीएस प्रणाली। अब मुझे सीजीएस प्रणाली में दाब की क्या इकाई होती है? तो डायन होती है, ये बात ध्यान रखना। अब यूनिट भी आप पढ़ लेना। उसके बाद एक गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न था। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न था, और इसमें मतलब ये पूछा था कि भाई दो पिंडों के द्रव्यमान के बीच मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला आपको पता ही है, F बराबर जी। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है m1 इंटू m2। मतलब गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है, जो जो लगता है ये गुरुत्वाकर्षण का बल, इसमें होता है किन्हीं दो पिंडों के जो गुणनफल होता है, उसके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्तानुपाती होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है भाई, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, कोई पुलिसकर्मी यदि रिश्वत लेते या दूसरे अपराध में पकड़ा जाता है तो उसकी कितने माह की सैलरी रोक दी जाएगी? अब भाई सैलरी का तो प्रावधान देखा नहीं रोकने का, पर इसमें एक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दे रखा है इसका प्रावधान। इसमें बोल रखा है, यदि कोई पुलिसकर्मी है या सरकारी सेवक है, अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो भाई उसे कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है। कितने साल की? 3 साल की जेल हो सकती है। और ये धारा कौन सी में? 7 में। अब पूछा, ये धारा पूछ सकता है कि भाई भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम की धारा 7 में क्या है, तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है। अब एक प्रश्न था आपका ओवरटेक करने से संबंधित था एक प्रश्न। उसके बाद एक प्रश्न आया था आपका सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के लिए। तो भाई क्या सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कब लागू हुआ, कैसे हुआ, बता देता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आया था 2000 में, भारतीय संसद द्वारा एक पारित अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था। और 2008 में इसमें कुछ संशोधन भी हुए थे। और एक था दहेज हत्या संबंध। दहेज हत्या बता देता हूँ आपको, 304 बी में आपको दहेज हत्या मिलेगी देखने को। ठीक है। और भाई और जो ये प्रश्न था ना जो आपका 1 तारीख हो या 2 तारीख हो, आज भी भाई आईपीसी और एक जो पुलिस अधिनियम है उससे कम से कम 8 से 9 प्रश्न आ रहे हैं उसी से। मतलब आपको डिपार्टमेंट की जानकारी होनी चाहिए जिसमें आप जॉब करने जा रहे हो उसके अंदर। क्योंकि हुआ ऐसा है, अभी ऐसा ही वगैरह में धांधली हुई, उसमें कुछ बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है भाई, वो सीख ही नहीं पा रही, उनकी ट्रेनिंग पार ही नहीं हो रही। और जो पहले भर्ती हुए थे उन पर ट्रेनिंग मतलब बेसिक नॉलेज ही नहीं है उन बंदों को। ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए धांधली के द्वारा। ठीक है ना। तो इसी को बचाव के लिए कि भाई उन्हें ट्रेनिंग ज्यादा टाइम ना लगे, ऑफिसर्स को उन्हें सिखाने में, उनकी बुद्धि बढ़ने में, से आप पहले ही सीख के जाओ यहाँ से। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, पुलिस के बारे में पूरी जानकारी आपको ले लेनी है, एक एक तरीके से, बिल्कुल एक एक अच्छे तरीके से पुलिस के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अब प्रश्न आता है ये वाला, छत्तीसगढ़ में कितनी भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं? तो बहुत इजी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में कितनी बोली जाती है? 93 बोलियों के बारे में
इजी नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है। जो आपके उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें सब में आपको बोलियां देनी है, कौन से राज्य में कितनी बोलियां बोली जा रही हैं, ठीक है जी। अब एक आया था मराठी, मराठी राज्य दिवस या महाराष्ट्र दिवस कब बनाया जाता है? ये 1 मई को मनाया जाता है, और 1 मई को मजदूर दिवस भी बनाया जाता है। अब बता दूं कैसे मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई 1960 को बॉम्बे प्रोटोकॉल का अधिनियम 1960 के तहत बॉम्बे राज्य को 2 प्रदेशों में बांटकर महाराष्ट्र को एक साथ बना था, ठीक है। उस दिन से लेकर आज तक 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाते आ रहे हैं, ठीक है भाई। और इस दिन को मजदूर दिवस भी बनाया जाता है, तो आपको पता ही है। अब आए जड़त्व से संबंधित नियम। अब जड़त्व से संबंधित नियम न्यूटन का कौन से नियम में संबंधित है? ये प्रथम नियम से संबंधित है। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व भैया ये होता है वस्तुओं की अपनी गति या वस्तु परिवर्तन का अवरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, तब तक कि जिस पर कोई भार बल न लगाया जाए। अब गति का दूसरा नियम किससे संबंधित? संवेग। अब जैसे यहाँ पूछे जड़त्व, अगर दूसरा पूछे संवेग, संवेग भी आ सकता है शिफ्ट में, तो संवेग संबंधित कौन सा नियम है? वो दूसरा नियम है संवेग संबंधित, ठीक है। अब तीसरा नियम किससे संबंधित है? तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ये मैंने बताया था एक वीडियो में अभी बनाई थी मैंने डेज, और उसकी वीडियो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बताया था, 25 जनवरी को बताया था मतदाता दिवस, ठीक है। ये सब बता रखे हैं, नौ और सारी चीज बता रखी है मैंने। अब देखो जैसे खाद्य दिवस भी आया था, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। तो 2 3 आए दिवस भाई, 2 से 3 दिवस इस शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। और खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भाई 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अब आया था तीसरे गोल में सम्मेलन से प्रश्न। एक प्रश्न था तीसरे गोल में सम्मेलन से, ये बनाया गया था 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक, ठीक है। और इस सम्मेलन का वैसे कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। अब प्रथम आ चुका है, तो पहला भी आ सकता है। पहला बनाया गया था 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, और एक आता है ये लंदन में हुआ था, और तीनों लंदन में हुए थे अगर। और तीनों में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो तो मदन मोहन मालवीय में एनी बेसेंट ने खुद का खर्च पर भाग लिया था उसने। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में बनाया गया, ठीक है। इसमें गांधी जी का नेतृत्व कर रहे थे दूसरे में, ठीक है भाई। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। इंटरनेशनल विकलांग दिवस, ये कौन सा इंटरनेशनल वाला है? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ठीक है जी। अब अब देखो प्रश्न याद भाई फिजिक्स से, और हाँ बता देता हूँ। जीके 40 नंबर की थी, जीके और साइंस, उसमें से कम 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन भाई साहब फिजिक्स लेके। 1 से 2 तो न्यूमेरिकल थे, बाकी थ्योरी थी आपकी, ठीक है ना भाई। तो पढ़ लेना, साइंस आपके यूपी पुलिस के सिलेबस में भी दे रखी है साइंस, ठीक है। ये था बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो भाई ये स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जल स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा होगी इसके अंदर। और भाई एक प्रश्न आया था इस वाले फॉर्मूला V = IR से संबंधित, ठीक है। एक फॉर्मूला इससे संबंधित था आपकी परीक्षा में, एक प्रश्न से संबंध था। अब चलते हैं इस वाले प्रश्न पर। अब ये यूपी से बस एक प्रश्न था, देखो भाई यूपी में परीक्षा हो रही है, यूपी जी के सिर्फ एक प्रश्न का, दशावतार मंदिर किस काल में बना था? ये भाई साहब गुप्त काल के दौरान बना था दशावतार मंदिर, ठीक है। और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। और भाई ये उत्तर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर भी है, इस बात का ध्यान रखना। बस मंदिर से पूछा गया एक प्रश्न, यूपी की हद कर दी इन्होंने, तो भाई यूपी के में पेपर आ रहा है यूपी जी का सिर्फ एक प्रश्न। और एक प्रश्न आया था ये I4C की फुल फॉर्म क्या है? I4C मतलब आई तो एक है और 4 बार सी है, इसका मतलब ये है। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है भाई। अब प्रश्न नंबर 20 पर बात करते हैं। मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? लो भैया, किससे संबंधित है? ये संबंधित है भाई प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है साहब। किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जा सकता, उससे संबंधित है मानव अधिकारों का सार्वजनिक पत्र का अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भाई ये आप पढ़ लेना, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र आएगा, उसमें अनुच्छेद 1 2 3 4 सब आप देख लेना, आपको बता देता हूँ।
अनुच्छेद 1 में दे रखा है इसके में, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान हैं, वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं, उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए। ये दे रखा है अनुच्छेद 1 में इसके में। और अनुच्छेद 14 में बता देता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने और उसका आनंद लेने का अधिकार है। ऐसा अगर आप भारत में अगर किसी जाति विशेष के साथ कोई शोषण हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो किसी देश में जाके ले सकता है शरण, ठीक है, उसे अधिकार है ये। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका 21, आईपीसी की धारा 7 में किसका उल्लेख कर लो, आईपीसी भी आने लगी इसमें, क्योंकि बता तो रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग में नहीं हो पा रहा कुछ भी इन पर। तो आईपीसी की धारा 7 में प्रत्येक अभिव्यक्ति या कानून का समान अर्थ में प्रयोग होगा। किसका होगा, समान अर्थ में प्रयोग होगा। समझा देता हूँ एक बार, समझना आप। आईपीसी की धारा में 7 में कहा गया है कि इस अधिनियम में किसी भी भाग में बताई गई अभिव्यक्ति या कानून का उपयोग आईपीसी का हर भाग में समान अर्थ या समान भाव से किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, अगर कोई क्रिमिनल नाम से वर्ड है, अगर उसको एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया आईपीसी के अंदर, तो किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल कहा जाएगा, तो वह क्रिमिनल वर्ड जब भी आएगा उसका मतलब वही माना जाएगा जो दे रखा है, जो एक्सप्लेन कर रखा है, चाहे उसका मतलब कितनी बार भी वो इस्तेमाल हो जाए, पर मतलब उसका वही होगा। ठीक है जी। अब एक प्रश्न और था, इसे और देख लेते हैं। 22 प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई, 1977 में आपकी राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की गई। पुलिस समस्या का अध्ययन करने और राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली की विस्तृत समीक्षा करने के लिए वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में फैली भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया था। ठीक है, उसके टाइम पे कर्जन, और जो आधुनिक में 1970 में की गई थी। ठीक है भाई। अब प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं भाई। अभी मैं हिंदी की ओर लाऊंगा एक वीडियो, हिंदी के जितने भी प्रश्न आए थे उनको करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, और पूरी वीडियो देखा करो। और भाई इससे यूपी पुलिस वालों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि भाई एक ही एजेंसी एग्जाम ले रही है, ये वाली टीसीएस ने नहीं लिया एग्जाम। जो मैं आज गया था वो भाई पीएम कॉलेज था। हमारे अलीगढ़ में टीसीएस के 2 कॉलेज हैं, एक तो विवेकानंद वाला और एक आईटीएम। उनमें नहीं गया सेंटर, ये अलग कॉलेज है, इसमें आज तक कोई सेंटर नहीं आया। इस कॉलेज में हुआ है ये पेपर, और भाई टीसीएस नहीं ले रही, यही एजेंसी लेगी आपके एग्जाम को। ध्यान रखना आप, समझने वाले को ये सारा काफी है। धन्यवाद।